अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो अभी टॉपिक है वो है जीन ओंटोलॉजी। अब जीन ओंटोलॉजी होती क्या है? जुमान साहब, ओंटोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है। जब आप स्टैट की बात करते हो तो व्हाट डज मीन कि स्टैट किसके ऊपर लगती है आयशा? डाटा के ऊपर। किसके ऊपर लगती है? कोई ऐसी नंबरिंग की फॉर्म में होगा तब ही वो स्टैट लगेगी। समझ आई? को डाटा होगा किसी नंबर की फॉर्म में होगा तब जाकर वो स्टैट लगेगी। ठीक है। मेरी बात की समझ आई आपको? तो अब ये है कि जो हमारा डाटा है, जो जीन ओंटोलॉजी, हम जीन के फंक्शन को स्टडी करना है और उस फंक्शन के लिए ना हमने कुछ डाटा जनरेट करना है। क्या करना है? डाटा जनरेट करना है। लेकिन अब जीन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए वो डाटा कैसे जनरेट किया जाए, ये क्वेश्चन है। जीन ओंटोलॉजी का मतलब क्या है कि जीन के फंक्शन को स्टडी करना थ्रू उसका पहले डाटा जनरेट किया जाए और उस डाटे को फिर, अच्छा इसकी डेफिनेशन जो है आप इसको भी, मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। अच्छा, ये एक मॉडल प्रोवाइड करता है। आपने जीन ओंटोलॉजी क्या है कि मॉडल है बायोलॉजिकल सिस्टम का। फर्स्ट क्या ब्रहाम यूनिवर्सिटी जो ये है ना, ये आप लोगों को एक मॉडल प्रोवाइड करती है किस चीज के लिए? एमफिल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, जीन ओंटोलॉजी भी एक मॉडल है जिसके अंदर हम जीन के फंक्शन को स्टडी करते हैं, जीन के फंक्शन को स्टडी करते हैं। इसी तरह ही आप क्या करते हो कि ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी, ये एक मॉडल है आप लोगों को बॉटनी को स्टडी करने के लिए, प्लांट्स को स्टडी करने के लिए या इसको डिग्री देने के लिए, आपकी कैरियर को डेवलपमेंट करने के लिए ये क्या करती है कि आपको एक मॉडल देती है। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब जीन ओंटोलॉजी क्या है कि जीन ओंटोलॉजी के अंदर जीन के फंक्शन को हमने प्रिडिक्ट करना है। क्या करना है? वो कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि उसको प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, जीन के फंक्शन का कैसे पता चलेगा कि उसके फंक्शन क्या है। ठीक है। उसके लिए हमें क्या हमें यह पता होना चाहिए कि जीन है क्या। वो आप लोगों को पता है व्हाट इज अ जीन? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और अगर जीन नहीं होगा तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं अदा होगा किसी क्रॉप के अंदर। और जो आपकी शक्ल है, जो आपकी अकल है, जो आपका बिहेवियर है, उसके अंदर काफी हद तक जीन्स का रोल है। ठीक है। अगर आप एक अच्छे एथलीट हैं तो उसके अंदर भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसे जीन्स हैं जो कि ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन जीन्स के बारे में तो आपको पता चल गया। अब जीन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए हमें कुछ ये पता होना चाहिए कि जीन जब एक्सप्रेस होता है तो क्या करता है। पहला क्वेश्चन, तब हमें पता चलेगा कि जीन का फंक्शन क्या है। अगर जीन है, आयशा इधर बैठी है कोई काम नहीं करती, तो इट मीन्स दे आर डूइंग नथिंग। ये नथिंग इसका फंक्शन है। ठीक है। ये जो नथिंग है ये इसका फंक्शन है। ठीक है। तो जो लगा लो। ओके। क्या है कि अब आपने क्या करना है कि इज अ फ्रेमवर्क फॉर द मॉडल ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, इट स्टैंडर्डाइज टर्म यूज टू डिस्क्राइब जीन फंक्शन। उसे क्या होता है? जीन का फंक्शन जो है हमें प्रिडिक्ट हो जाता है। अच्छा, जीन का मतलब क्या है? सबसे पहले जीन बनेगा। जीन से क्या चीज बनती है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। वो प्रोटीन बनने के बाद कहाँ जाएगी? सबसे पहले वो कहाँ जाएगी ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले वो जाएगी कहाँ? तो हमें कम से कम ये पता चल जाएगा कि अगर जवान साहब इस कमरे में आए हैं, इट मीन दे वांट टू लर्न समथिंग अबाउट बॉटनी। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक हो गया। सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोटीन जो बनती है वो बनने के बाद जाती कहाँ है। अगर तो वो गोल्जी बॉडीज के अंदर जाती है तो जाहिर है कि कोई ऐसा काम करेगी वहां जो गोल्जी बॉडी परफॉर्म करती है। अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है तो डेफिनेटली दे विल परफॉर्म द फंक्शन दैट लिंक विद। ठीक है। अब हमने ये देखना है। अच्छा, अब हमने इसको डाटे की फॉर्म में कैसे लेकर आना है? हमने इसको डाटे की फॉर्म में इस तरह लेकर आएंगे
कि हम एक नंबर दे देंगे हर, जो आपका गोल्जी बॉडी है ना, फर्ज किया हम कह दें टॉलरेंस है ना, उसको हम कह देंगे कि इसका नंबर एक दे दिया हमने, GO001। क्या कर दिया? GO001 हमने कह दिया गोल्जी का नंबर ये है, जिसका आप लोगों को एक खास आईडी दिया जाता है, आपको एक खास बॉटनी 001, ये जिस नंबर नहीं जिस तरह होता, आपने इसी तरह ही प्लांट के अंदर जो सेल है और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, उन सबको आप लोगों ने क्या किया? एक नंबर दे दिया। क्या दे दिया? एक नंबर दे दिया। ठीक है, गॉल्गी बॉडी को 001 दे दिया, लाइसोसोम को 002 दे दिया। समझ आ गई? आज जब हम ये देंगे तो हमारे पास कुछ डाटा जनरेट होगा। क्या होगा? एक डाटा जनरेट होगा। फिर आपने देखा कि वो जाके वहां काम क्या करता है, वो वहां जाकर काम क्या करता है, फर्ज किया कोई काम है, रनिंग कर रहा है। फर्ज किया आप लोग हैं, अगर आपको रनिंग कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप खेल रहे हैं, तो हर खेलने को ये काम कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फंक्शन। जीन काम क्या कर रहा है वहां जाकर? फर्ज किया वो एक एंजाइम है, वो ऑक्सीडो रिडक्शन कर रहा है। ऑक्सीडो रिडक्शन किसे कहते हैं? जो स्पेशली टीचर्स है उनको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, आपको पता है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो एक कंपाउंड अगर ऑक्सीडेट हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है। दोनों प्रोसेस एट द, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसमें ये लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। इसको इसको हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये एक फंक्शन है, एक प्रोटीन एंजाइम अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडो रिडक्शन कर रही है तो वो उसका फंक्शन है, वो उसका। अच्छा, अब हमने ऑक्सीडो रिडक्टेज को कह दिया गो 001, गो 001। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं, फर्ज किया हम कहते हैं कि इसके अंदर ना, ये इसके अंदर डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी है। इस प्रोटीन के अंदर डीएनए, हम उसको कहेंगे, उसको गो 002 दे दिया। फर्ज किया हमने उसका नाम क्या दे दिया, और हर एक एक्टिविटी को जिसका फंक्शन अदा करता है प्लांट का, जो जीन है या उसका प्रोडक्ट है, उसको हम उस एक्टिविटी को एक नंबर दे दिया। हमने उस एक्टिविटी को एक नंबर दे दिया। तीसरा, फर्ज किया अगर एक जीन है, वो ये काम करता है कि वो एसिटाइलेशन कर रहा है। एसिटाइलेशन का मतलब क्या है? एसी एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहा है, तो उसका फंक्शन क्या है? एसिटाइलेशन। ठीक है, उसका हम गो 003 कर दिया। एक है वो मिथाइलेशन कर रहा है, इतनी वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है, तो ये एक फंक्शन है। एक है कि दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है, फिर मोनोऑक्सीजिनेज है, एक एक एटम ऐड कर रहा है ऑक्सीजन का, या दो एटम ऐड कर रहा है, उसको हम मोनोऑक्सीजिनेज या डाइऑक्सीजिनेज कहेंगे। वो एक मॉलिक्यूलर फंक्शन है। अब तीसरा, इसको हम दो अब टर्में पढ़नी है, एक है सब सेलुलर लोकलाइजेशन, इसको हम लोकलाइजेशन कहते हैं, या लोकलाइजेशन या लोकेशन। ठीक है, दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर फंक्शन। क्या है? कि उस जीन का, उस प्रोडक्ट का फंक्शन क्या है। ठीक है, ये टर्म्स आ गई है ये हमारे पास, इन टर्म्स को हम जीन एंटोलॉजी कहते हैं। जीन को फंक्शन करना एक खास टर्म्स के थ्रू, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जीन ऑन्टोलॉजी। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अंदर इस स्टडी टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब जीन फंक्शन एडिंग इन जीनोमिक्स एंड डाटा एनालिसिस किया। और इसके अंदर तीसरा क्या है कि एक जीन जो है, एक तो लोकलाइजेशन हो गई उसकी, वो किस जगह जाके काम कर रहा है। दूसरा, मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है। और अब तीसरा, वो मॉलिक्यूलर फंक्शन किस बड़े पार्ट का हिस्सा है, बड़े प्रोसेस का हिस्सा है। बस ये फोटोसिंथेसिस है, वो पूरा प्रोसेस। फर्ज किया हमने यहाँ पर एक गेम, क्रिकेट की गेम करवानी है, एक होगा अंपायर। अंपायर का मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है? अंपायरिंग करना। एक है बैटर,
उसका फंक्शन क्या है, बैटिंग करनी। एक है बॉलर, बॉलर का फंक्शन क्या है, बॉलिंग करनी। लेकिन इस पूरा प्रोसेस क्या है, क्रिकेट गेम, वो एक गेम है। इस तरह फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के अंदर एक मॉलिक्यूल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्रोमेटा से रिसीव करता है, एक फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इन्वॉल्व आके जो फोटोन भी आते हैं साथ में, उससे एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन करवाता है, चौथा मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है, फिर पांचवा ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब हमने ये भी देखना है कि आपका वो जो जीन है ना, वो किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर involved है। तो इसका encompassing process such as metabolism and signaling pathway that occur in the, पूरा एक प्रोसेस जवाब समझ आ रही है, ये पूरे का पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर वो इन्वॉल्व है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। समझ आ रही है आप लोगों को कि उसको पूरे का पूरा एक। अच्छा, अब हमने इस तरह एक और बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके अंदर भी जा रहे हैं, ग्लूकोज है और वाटर आपस में मिलते हैं, ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। ये पूरे का पूरा है जिसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एटीपी एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये भी एक पूरा प्रोसेस है बायोलॉजिकल, जिसको हम पाथवे कहते हैं। इस तरह एबीए की बायोसिंथेसिस, अब सिट्रिक एसिड की स्टोमेटा का बनना, पूरे का पूरा एक बायोलॉजिकल। सेल वॉल की बायोसिंथेसिस, पूरे का पूरा एक बायोलॉजिकल बन गई। इस बिल्डिंग का बनना, ये पूरी का पूरा एक प्रोसेस है। अब हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं G0 G0 Go 001, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट जो बातें, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का होना, उसके अंदर क्या होता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है, वो बाइंड करता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो डीएनए से आरएनए बनाता है। ये पूरे का पूरा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिर डीएनए की डुप्लीकेशन होना, जिस तरह हम मेटाफेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेट होता है, ये पूरे का पूरा एक एक आरएनए प्राइमर प्राइमर प्राइमेज आता है, वो प्राइमर सिंथेसिस करता है। फिर क्या करता है कि डीएनए एटीपीज आती हैं, फिर पॉलीमरेज आता है, उसको डबल स्टैंड कर देता है डीएनए को, इस डीएनए डुप्लीकेशन हो जाती है। पढ़ा हुआ शायद आप लोगों ने। तो इसको क्या कहते हैं, पूरे का पूरा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर हम इन सब को एक नाम दे दें, अब मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एट मॉलिक्यूलर लेवल सच एज एंजाइम एक्टिविटी, सच एज एंजाइम्स की एक्टिविटी। अब अगर हमें एक जीन जो आप जीनोमाइट कर रहे हो, उसके अंदर जितने भी जीन्स है ना, हमने उन सब का, आपने अपने जीन्स के ना ये तीनों टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। अगर हमें हाँ, वो बताता हूँ कैसे, वो बताता हूँ कि आपने वो कैसे करनी है। क्वेश्चन ये है, अच्छा पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज जीन ओंटोलॉजी। अब मैं बताऊंगा, अब इसके प्रैक्टिकल्स आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि आप लोग कैसे पता चल जाता है कि आपके जो जीन है उनके मॉलिक्यूलर फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। उनकी वो कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, सब सेलुलर लोकलाइजेशन तो आपने मालूम कर ली है। अब दो बाकी रह गए हैं, मॉलिक्यूलर फंक्शन और, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप आपने सब सेलुलर लोकलाइजेशन मालूम किया, लेकिन उसका भी आपने गो नहीं मिला आपको अभी तक। मतलब पाइथन तो मैंने अपनी आईटीपीएस की। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली, ग्रेट, मिल गया था वहां से। अच्छा हाँ, अब मैं अभी बताता हूँ आपको सारा। अच्छा, अब की रोल इन स्टडी क्या है, कि गो प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड वोकैबुलरी, वे समझे एक किस्म की पूरी डिक्शनरी है। वो क्या है, एक टर्म्स की डिक्शनरी है, जो कि दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग जीन फंक्शन एंड इट्स रिलेशनशिप। ठीक है, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, प्रोटीन्स के आपस में फंक्शंस क्या हैं, जीन्स के आपस में फंक्शन कैसे हैं, कैसे ये कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, कैसे ये एक दूसरे को क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं, तब जाकर हमें कोई चीज मिलती है। ठीक हो गया। और इसके सब इंपॉर्टेंट रोल है जीनोमिक एनोटेशन। एनोटेशन किसे कहते हैं,
एनोटेशन का मतलब ये है कि जीन जो है वो कहाँ लोकेट हुआ हुआ है। यहाँ से स्टार्ट है हो रहा है, यहाँ से स्टॉप हो रहा है, यहाँ पर प्रोमोटर है, यहाँ पर एग्जॉन है, यहाँ पर एंट्रॉन है, यहाँ पर ओपरेटिंग रिंग स्टॉप हो जाता है, जहाँ पे टर्मिनेटर स्टार्ट होता है। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनोटेशन। अगर एक जीन उसकी एनोटेशन हो जाए ना, तो फिर हमें पता चल जाता है कि इससे आरएनए क्या बनेगा, इससे प्रोटीन क्या बनेगी, और प्रोटीन की सीक्वेंस किस तरह की होगी। इसे क्या कहते हैं, एनोटेशन। इसे क्या इसलिए पहले हम जिनोमिक डीएनए आइसोलेट करते हैं, उसको सीक्वेंसिंग करवाते हैं, सीक्वेंसिंग करने के बाद फिर उसकी एनोटेशन करते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं, एनोटेशन से हमें यह पता चल जाता है कि इस जीन कितने जीन है इस पूरे उसके अंदर, और वो जीन कहाँ कहाँ लोकेट कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ लोकेट कर रहे हैं। फिर अगर जब हमें लोकेशन का पता चल जाता है, तो फिर हमें काफी हद तक ये भी पता चल जाता है कि इसे मैसेंजर आरएनए कैसा बनेगा, उसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी हमें पता चल जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर रहते हैं जो हमें बता देते हैं कि स्टार्ट से स्टॉप डाउन। अगर स्टार्ट डाउन ये है तो इससे एमिथ्योनिन बनेगी, अगर सीसीसी है उसे ल्यूसीन बनेगी, आगे जो भी है। अच्छा, उससे हमें एनोटेट हो जाता है, जीन क्या हो जाता है, एनोटेट हो जाता है। जब एनोटेशन हो जाए, उसके अंदर में एक फाइल होती है जीएफएफ। एक्चुअली जो जीएफएफ फाइल है ना, वो एनोटेशन होती है, उसे जीनोम की क्या होती है, एनोटेशन। अटेंडेंस हो गई, साइन लगे मेरे पास। ओके, तो समझ आ रही है कि आप लोगों ने क्या करना है कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ इसको थोड़े नवा को साथ में जो है थोड़ा आया कि ऐसे ये अब डबल वाली है ऐसे बताओ ना क्या क्या हर हफ्ते को कॉन्फ्रेंस भी ਤੁਸੀਂ कॉन्फ्रेंस रखनी है किसे है। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन फैमिलीज क्या होती है, वो आपको पता है कि जीन फैमिली क्या होती है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। जीन दैट शेयर सिमिलर फंक्शन एंड ट्रेट्स, और इसके अंदर दे सेल्फ रिसर्च एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स ट्रेट इन प्लांट्स एडिंग इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। अच्छा, अब है जीन ओंटोलॉजी, यही वो बता दिया मैंने, उसको समराइज उन्होंने कर दिया कि पहला है ओंटोलॉजी की टाइप क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या होता है, प्रोसेस दैट आर बायोलॉजिकल इन नेचर लाइक cellular response to stimulus। दूसरा है molecular function, activity performed by gene product like catalytic activity। तीसरा है cell component, वो भी बता दिया कि जीन प्रोडक्ट आर लोकेटेड। वो जीन प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोटीन। जीन का जो पहला प्रोडक्ट पहला होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है प्रोटीन, और प्रोटीन कहाँ लोकेट हो रही है, न्यूक्लियस में हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, ये सारा। फिर है इसका कॉम्प्लेक्स पूरे का पूरा, इसे हम प्रोपा प्रोटीन, अगर हमें मिलती है कि चार पांच प्रोटीन है, उन सबकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हमें पता चल जाएगा कि दीज जीन कैन बी इन्वॉल्व इन द सेम बायोलॉजिकल प्रोसेस। दे माइट हैव वर्क इन द सेम एनवायरनमेंट, दे माइट हैव द सेम पीआई वैल्यू, they might have the same PI value, they may have the same जो है ना वो pH के ऊपर काम कर रहे हैं, सेम चीजें हैं। they might have an evolved from the same common ancestor। there are many things we can understand कर सकते हैं, एक जीन के इस तरह के डाटा लेने से हमें काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। समझ आ रही है बच्चों। अच्छा, आगे है पाथवेज, द सीरीज ऑफ एक्शन विद इन अ सेल। हम बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्शन ले सकते हैं विद इन अ सेल, हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। इसकी जेनेटिक मैपिंग के अंदर, पॉलीजेनेटिक एनालिसिस के अंदर इसका रोल है, और जीन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम इसको फंक्शनल जिनोमिक्स कहते हैं, उसके अंदर भी इनका रोल है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि टेक्निक्स इंक्लूड, अच्छा इसको मैं ना अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि अब हमने जीन ओंटोलॉजी का प्रैक्टिकल की तरफ ले जाऊं, बाकी चीजें तो ये सारी आप लोगों को आती है। अब है क्वेश्चन ये है कि अब हम इसका प्रैक्टिकली आपने ना यहाँ पर लिखना है
गूगल में जाके आपने लिखना है गो, क्या लिखना है, जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है, नहीं, जीन ओंटोलॉजी, या गो, तो गो लिख दे, क्या लिखे, एक गो। अब एक गो लिखोगे तो यहां पर आप लोगों को ये देख रहे क्विक, QUIC, ये हमारे पास इस यहाँ पर हमें वो एनोटेशन मिल जाती है, क्या मिल जाती है। अच्छा, एक तो ये तरीका है इसका ना, अर्ज किया, एक मिनट, दोबारा मैं यहाँ पर जाने की बजाय इसको नीचे जाता हूँ। अब आपने इनकी ना टर्म्स लेनी है, क्या लेनी है, टर्म्स कैसे लेंगे, कि हम इसका गो में जाएंगे, ये देखें गो है। अच्छा, ये देखना यहाँ पर, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारी चीजें, इसको सर्च कैसे करना है, एक मिनट एक मिनट, इसमें ये वाला, हाँ सर्च आएगा, सही है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लिखें, फर्ज किया हमारे पास एक जीन है, एनसीबीआई में जाते हैं, एक जीन की सीक्वेंस ले लें हम, वो भी ऐड कर सकते हैं, क्या नाम है आपका, जीन आईडी भी डाल सकते हैं अगर किसी की जीन की, या यहाँ पर हम लिख दें इंसुलिन, प्रोटीन है, ह्यूमन प्रोटीन है, ठीक है। ये हमारे पास है, ये पार्शियल सीडी है, इसकी पूरी सीडी सीक्वेंस है, पेप्टाइड्स है इसके अंदर, फर्ज किया हम इसको क्या किया, इसकी हम फास्ट इसमें प्रोटीन में जाएं, ये वाली इसकी प्रोटीन आईडी है, फास्ट ए में कन्वर्ट करें, बल्कि ये हमारे पास एक प्रोटीन की सीक्वेंस है, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ जाकर सर्च करें, जो होता है ये हमें बता देगा कि ये देखो ना, ये हमें क्या बता रहा है कि इस प्रोटीन की सीक्वेंस के अंदर क्या है, पी का मतलब है बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, एफ का है मॉलिक्यूलर फंक्शन, एफ का क्या है, मॉलिक्यूलर फंक्शन। अगर हम इसको सर्च करें यहाँ पर, तो अभी मैंने पूरा सर्च नहीं किया था, तो अब हमारे पास, ठीक है, तो ऑल रिजल्ट्स जो हैं, अब ये देखिए नीचे आए ना, यहाँ पर वो हमें बताएगा कि इसके डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं। ये गो है, पहला वाला जो गो है ना, वो इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस, पेप्टाइड हार्मोन प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ से इसकी गो आईडी क्या है, वो ये है, इसकी गो आईडी क्या है, वो ये है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है, वो पेप्टाइड हार्मोन बाइंडिंग, समझ आ रही है आपको। इसमें सी नहीं लिखा हुआ, ये सी भी लिखा हुआ है, ये देखो ना, सी सी क्या है, वो कंपोनेंट, तो हमारा कहते थे सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आ गया, इसका सेलुलर कंपोनेंट वाला गो क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, आप ये काम अपना फाइटोसोम से भी ले सकते हो, फाइटोसोम में जिस तरह आपने बताया था कि फाइटोसोम में जाएंगे ना आप, ये है ना, सर्च किया यहाँ पर, ये मैंने एक जीन जो सर्च किया हुआ है ग्लाइसिन मैक्स का, देखिए फाइव तो भी ऐसे मेरी तरह आता होगी, हाँ कल इसको खोलूंगी, हाँ, एक से कम डालूंगी, उसका वो आएगा, दूसरी डालूंगी, उसका आएगा। ठीक है। अब ये देखे ना, अब यहाँ पर इनका, ये मैंने पीछे जाऊं ना, इसको ये देखना, मैंने इसको सर्च किया हुआ है, ठीक है। जो पहली सीक्वेंस है, फर्ज किया, इसकी मैं जीन व्यू में, व्यू जीन रिपोर्ट में जाऊंगा ना, तो हमें पता चल जाएगा इस जीन के क्या ये पूरी जीन की रिपोर्ट है, इसका जीन आईडी ये है ग्लाइसिन मैक्स का, ठीक है। नीचे आते जाएं,
ये एक्टिविटीज क्या क्या है, ये B3 डीएनए बाइंडिंग डोमेन है इसके अंदर, ठीक है। और नीचे आएंगे ये सारा बता देगा कि इसके गो क्या है, ये देखो ना डीएनए बाइंडिंग गो हमें ये बता रहा है कि इसकी डीएनए बाइंडिंग वाली इसकी ये मॉलिक्यूलर फंक्शन इसका ये है, ठीक है। हमें यहाँ से इनकी काफी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अगर ना मिले, कुछ की नहीं मिलेगी, जब मिल जाती है तो हम फिर उसको डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं वहां उसकी प्रोटीन को पेस्ट करेंगे तो हमें उसकी। अच्छा, अब फर्ज किया आपने एक अननोन सीक्वेंस आपके पास आया, आपने एक आप किसी प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे थे जिसके ऊपर दुनिया में कभी किसी ने काम नहीं किया, उसमें से आपने कोई डीएनए आइसोलेट किया, उसको सीक्वेंसिंग करवाई, सीक्वेंसिंग करने के बाद हमारे पास एक ओपन पूरा ऑपरेटिंग फ्रेम की सीक्वेंस आई हमारे पास, जो स्टार्ट कोडान से लेकर स्टॉप कोडान तक है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर एक्सॉन्स और इंट्रॉन कितने हैं, इंट्रॉन उसके रिमूव कर दिए। फिर हमने देखा कि अब ये हमारा एक्सॉन्स रह गया, हमने एक टूल पे डाला, उसने हमें बता दिया कि इसके अंदर इतने एग्जाम्स हैं और इतने इंट्रॉन्स हैं। फिर आपने उसको एक और वेबसाइट के अंदर डाला जिसने उस जो एग्जाम फाइनल बच्चे थे उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया, उसको क्या कर दिया, और हमारे पास एक प्रोटीन की सीक्वेंस आ गई हमारे पास। इस तरह की ऑनलाइन कई ऐसे कंप्यूटेशनल बायोलॉजिकल टूल हैं, वो आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं और प्रोटीन को आप जस्ट उसमें एक क्लिक लिखना, प्रोटीन की सीक्वेंस सीडीएस की सीक्वेंस डालनी है ना डीएनए की, तो वो हमें बता देगा कि इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस। इवन आपकी टीवी टूल के अंदर भी है, मैं दिखाता हूँ टीवी टूल में भी ना, टीवी टूल के अंदर बड़ा कुछ है, ठीक है। अब ये देखे ना प्रोटीन इसमें डाले ना आप, तो ये हमें हमारे पास एक पहले ही जाए ना इधर, इधर। अब ये देखिए ना, यहाँ पर जाएंगे ना आप, आस्था टूल में जाए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉरी, ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ना ORF प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिखा होगा mRNA से प्रोटीन को कन्वर्ट, mRNA फीचर में मालूम कर सकते हैं, और mRNA से प्रोटीन कैसे मालूम कन्वर्ट होगी। अ, यहाँ पर सीक्वेंस मैनिपुलेशन में जाके मुझे लगता है ये ना पास्ता टू टेबल, नहीं नहीं इधर जाके है, यहाँ पर है यार बैच, देखो ये क्या लिखा है, ये वाला, ये कहता है आपका सीडीएस से प्रोटीन कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और पूरे के पूरे आपके, और चाहे 50,000 जीन भी है ना उसकी सीडीएस है ना, आप यहाँ इसके अंदर ऐड करेंगे ना, बैच में, बैच का मतलब है इकट्ठा, कई कई भी इकट्ठे आप कर सकते हो, और एट द सेम टाइम वो हमें बता देगा कि आपकी जो सीडीएस है ना उसे प्रोटीन क्या बनेगी, कैसी बनेगी। फिर उस प्रोटीन को आपने गो उसके गो वाली वेबसाइट पे जाकर पेस्ट किया, तो हमें बता देगी, वो हमें बता देगा कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है। वो हमें क्या बताएगा, जीन ओंटोलॉजी से हमें ये बता सकता है कि उसका सेलुलर कंपोनेंट कौन सा हो सकता है, उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस, किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर वो प्रोटीन इन्वॉल्व हो सकती है, और वो उसका मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या होगा। क्योंकि हम ऑलरेडी लोगों ने मालूम किया होगा कि अगर इस तरह की शक्ल होगी तो ये आमना होगी, अगर इस तरह की शक्ल होगी, ठीक है, तो इस तरह की शक्ल होगी तो भैया लगेगा, ये इस तरह की शक्ल होगी तो आयशा लगेगा, फिर मेरा नाम रहता। फिर वो है अच्छा, आलिया तक कैसी शक्ल लगेगी, जमान साहब क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं आप? अच्छा, अच्छा, एक तो आप परेशान लग रही है, एक आयशा परेशान लग रही है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये ठीक है। तो अब हम इस तरह करके हम वी कैन इजीली, अच्छा, मेरी बात की समझ आई ना। फिर आप लोगों ने ना एक टेबल बनाना है, वो टेबल मैंने ऑलरेडी शायद इधर ये लिखा हुआ है माई पेपर के अंदर, ये है, ये नहीं है, ये है माई पेपर के अंदर। इसके अंदर जाएंगे ना आप, तो यहाँ पर आपका ये सप्लीमेंट्री फाइल है, इसके अंदर जाकर वो टेबल होगा,
यू कैन इजीली, ये देखो ना, यहाँ पर आप नीचे माइक्रो आरएनए है, ये इसका नंबर ऑफ इंट्रॉन, ये टेबल है, ये देखो ना। हाँ ये भेजा हुआ मैंने, भेजा हुआ ये। अच्छा आप नहीं तो मैं दोबारा भी इसको भेज दूंगा। तो ये देखिए ना, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ये हमारा G90 था, ये हमारा G90 है जो ओरिजिनल साइटोसोल से लिया हुआ है, तो इसको रीनेम किया, फिर उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये देखिए इसके जैसे इसके कितने लगाए हैं किसी इतने ज्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ एक या दो करने हैं, ठीक है। आपने भी एक एक वो फिलहाल मेजर, ठीक है, वो लिखते हैं यूज करेंगे ना। फिर बाद में ना हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसको ना, फिर एक सॉफ्टवेयर है, एक और सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप हर जीन के ना अपने गो आईडी डालते जाओगे, वो हमें बता देगा कि आपकी प्रोटीन किन किन, वो बकायदा ना ग्राफिकल आपको रिप्रेजेंटेशन बता देगा। ये तो टेबलेटेड फॉर्म में है ना, वो आपको ग्राफिकली बता देगा कि आपकी प्रोटीन किस कंपोनेंट का पार्ट हो गई, किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगी, पूरा पाथवे वो बना के दे देगा हमें। ये गो डालने हैं। हाँ इस गो की टर्म की बेस के ऊपर वो हमें बता देगा। जी बच्चे, चलिए, नहीं नहीं नहीं, ओके। अच्छा अब है ये जो टेबल है ना, इस टेबल को आपने, ये इतना छोटा सा टेबल नहीं बनाना, सॉरी, इसमें ना अभी काफी चीजें और ऐड करने वाली है। इसमें आपने क्या किया हुआ है, बायोलॉजिकल प्रोसेस दिया हुआ है। आपने इसमें क्या करना है कि एक और इंसर्ट टू द राइट लिखना है, ठीक है। तो पहले जाना होता सारे जो, ठीक। तो भाषीदा में भी तेरे तो नहीं ला, सारे की भाषीदा, ठीक है। अच्छा अब ये है कि यहाँ पर हमने लिख देना सब सेलुलर लोकलाइजेशन, सब यहाँ भी करते यहाँ भी ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक कॉलम अलग बना देना जिसके अंदर हमने लिख देना मॉलिक्यूलर फंक्शन। फिर आपने ये भी बताना है कि आपका जीन का आर्थोलॉग कौन सा है, अरेबिडोप्सिस वाला, जैसा YAP3 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आपने भी लिख देना है कि आपके जीन का जो आर्थोलॉग है। अच्छा आपके आर्थोलॉग का फिर फंक्शन क्या है, ये कहाँ से है? ये यही से निकाल लेंगे क्योंकि हाँ वो फंक्शन तो साथ दिया हुआ है, हाँ ये एग्जैक्टली वो तो दिया हुआ, ठीक है। लेकिन साथ में एक और चीज जो आपने करनी है कि साथ में ये YAP3 का ये जो फंक्शन है ना, ये किस पेपर के अंदर कोटेड है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमने ना अजीब सा कहानी बताई हुई है कि इसका काम है DNA बाइंडिंग, वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली इस सारा काम करने के बाद YAP3 करता क्या है। ये ठीक है, डीएनए के साथ बाइंड होता है, वो प्रोटीन एक्सप्रेस होती है, और एक्सप्रेशन होने के बाद प्लांट के अंदर फिनोटाइप क्या आती है, वो पेपर के अंदर बताई होगी। या साल्ट टॉलरेंट हो गया है, या इंटेगुमेंट डेवलपमेंट हुई है, फ्लावर की फ्लोरिसेंस के अंदर चेंज आई है, उसका सीड बोर्ड बनाने में इसने हेल्प आउट की है, वो भी सारी कहानी आपको, इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि आपके जीन का फंक्शन क्या हो सकता है अगर दोनों की गोल टर्म भी सेम है, दोनों की सब सेलुलर लोकलाइजेशन भी सेम है, जो आपका आर्थोलॉग है और जो रैपिडोप्सिस का आर्थोलॉग है, जो उसका आपका आर्थोलॉग आपकी प्रोटीन की सीक्वेंस, उसका रैपिडोप्सिस का आर्थोलॉग, दोनों की सेम सब सेलुलर लोकलाइजेशन है, सेम तरह के गो आईडीज हैं, सेम तरह का सारा कुछ है। फिर इवन आपने जीन एक्सप्रेशन का डाटा भी इधर आपने ऐड कर देना है इसके साथ कि आपका जो जीन है वो ओव्यूल के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, आपका जब किसी स्पेसिफिक स्ट्रेस के पर जब कोई ग्राउंड स्ट्रेस के दौरान डेक हो रहा है, डेक का मतलब होता है, अगर डेक का मतलब है कि ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, इनमें दे माइट हैव इन्वॉल्व इन ड्राउट। अच्छा अब ये सारा ये समझे, ये टेबल है ना, ये आपके पूरे की समरी है। सर देखिए ना जो सबसे न्यूक्लियोटाइडेशन जो सिंथेसिस में हमारा एक जीन है वो न्यूक्लियोटाइड में और लास्ट में भी वो सारा इधर आ रहा है, ये जीन इन चीजों में है। हाँ तीन चार चीजें सारी लिख दे, ठीक है। और अब फिर आपका उस जीन का फंक्शन आपने उसका जीन एक्सप्रेशन का डाटा आपने दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा लिख दे इधर,
आपने सारे प्रोसेस तो रहना तो किए हुए हैं, लेकिन आपने इस टेबल के अंदर ना समझो समराइज कर देना हर जीन का ना। समझ आ रही है? हर जीन का आपने उसका जो फंक्शन है ना, इवन आप एक टेबल, इस टेबल के अंदर ये भी बता सकते हैं इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, फिर उसकी सब सेल। अच्छा, इसमें सुमरी हो जाएगी ना, पर आप उस जस्ट इस टेबल को देखोगे ना, आप डिस्कशन इजीली ये हो जाएगी। ओके, दिस जीन, उसके इतने न्यूट्रॉन है, इतना उसका, ये जहां जहां एक्सप्रेस हो रहा है, ये इसका ऑर्थोलॉग है रैपिडोप्सिस का, ये है इसका मॉलिक्यूलर फंक्शन, ये है, और ये है। ठीक है, इट मींस दिस जीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट पाथवे, या इन दैट हैज अ, इन सब की बेस के ऊपर हम समराइज करेंगे कि इस जीन का रोल ये हो सकता है प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट के दौरान। एक्चुअली तो हमारा मकसद क्या है? टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द of each gene in of the family in the genome wide analysis। एक्चुअली ये हमें, अच्छा फिर हम कहेंगे जिसका जो ऑर्थोलॉग है जो आइडेंटिफाई हुआ है, वो रेबिडोप्सिस का ये जीन है, उसके साथ कितनी चीजें मिलती हैं, कितनी चीज डिफर करती है, कितनी चीजें उनके साथ मिलती हैं और कितनी चीजें डिफर करती हैं। अगर फर्ज किया आपने देखा कि आपका जीन जो है ना वो रूट के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, और इसका जब हमने पेपर पढ़ा रैपिड ऑप्शंस का, तो उसने भी कहा कि ये रूट के अंदर ना फास्फोरस को, फर्ज किया ये फास्फोरस की मूवमेंट करवाता है। लेकिन आपने जिस पेपर के अंदर पढ़ा कि ये रूट के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन वहां आपने ये नहीं मालूम किया कि ये फास्फोरस की रूट के अंदर कर क्या रहा है। वो नहीं, आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं आपको मिला जिसके अंदर ये पता चल सके कि आपका जीन रूट्स के अंदर, तो हम उसके आर्थोलॉग से, अगर दोनों रूट्स के अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं, इट मीन उसके आर्थोलॉग के फंक्शन की वजह से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका फंक्शन भी फास्फोरस की अपटेक होगी, फास्फोरस की अपटेक होगी। हम कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये क्या है, हम एक जीन की शक्लो सूरत को दूसरी जीन की शक्लो सूरत के साथ कंपेयर करके, लेकिन अब ये तो ना हो सकता कि एक बॉटनी के स्टूडेंट हो और उसको हम फिजिक्स के स्टूडेंट के साथ कंपेयर करें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने देखना है कि हाँ आपका स्टूडेंट, हम पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉटनी के स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो तब हम कह सकते हैं ये दोनों ऑर्थोलॉग होंगे। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह करके वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द फंक्शन ऑफ द ईच प्रोटीन जीन्स एंड देयर, और इस तरह हमारे पास एक इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसके माइक्रो आरएनए कौन से हैं, ये उसके दौरान डाउन रेगुलेट क्यों हो रहा है। ठीक है, सब जो आपने अब ना वो चीजें सारी सीख ली हैं, उसकी जो अंदर की जो लॉजिक है ना, रिपा समझ आ रही है कि आपने वो लॉजिक समझ लिया कि व्हाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस genome wide एनालिसिस, और इससे क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये क्या इसमें और भी कई चीजें हैं, ये देखो साथ जीन का फंक्शन जरूरी। हाँ, हाँ तब वो पेपर बनेगा। ये देखना, ओके, अब ये है ये सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो जितनी आपने आइडेंटिफाई किए हैं, उनके फंक्शन भी बताएंगे मतलब। आपको पता चल जाएगा कि हर जीन के हर सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स के क्या फंक्शन है। आपकी जीन के अंदर अगर ये एलिमेंट्स मिले हैं तो उसे हमें पता चल जाएगा कि दिस कुड बी द फंक्शन ऑफ। अच्छा, अगर हमें एक जीन मिला है जिसका एक्सप्रेशन रूट के अंदर है, अगर उसके सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट वाले में भी पता चला कि उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो कि आयशा को भगाने में हेल्प करते हैं, तो ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि दैट कुड हैव अ फंक्शन इन, इनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, नहीं तो इसे सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट एक डेटाबेस नहीं बना हुआ, वहां सिर्फ आप उसका वो लिखेंगे ना नाम, तो आपको पता चल जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स वाला ना ये लगा से वहाँ, नहीं तो ये आजकल तो एआई आ गई है, तो आप बड़ा कुछ उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अब आपने समझो इतनी इंफॉर्मेशन है, आपने 10-15 सॉफ्टवेयर यूज कर लिए हैं। ठीक है, अब हम पता क्या करें, अगर आप और भी अच्छा करना चाहते हैं इसके, जहर हमने वो ये इसलिए। अच्छा, अब ये देखे ना, ये सारे
पेपर के अंदर ऐड नहीं करने। ये देखो ना, ये सप्लीमेंट्री फाइल है। ये क्या है? ये आपने डाटा जनरेट किया है, लेकिन आपने सबमिट करवाना है उधर, लेकिन एज ए सप्लीमेंट्री फाइल। जिस तरह ये मैं बताता हूँ, ये देखे ना सारे आपने आप जिनोम वाइड एनालिसिस करें ना, किसी भी फॉर जिनोम वाइड यैबी इन क्यूकम्बर फर्ज किया, ठीक है। तो अब ये देखिए ना, यहाँ पर आप कहीं भी जाएंगे ना, वहां पर ये जो है यैबी है, जीन फैमिली है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाएंगे ना इसका, आपको लगेगा कि ये फ्री टेक्स्ट एमडीपीआई में है जाके, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या रखा हुआ है? सप्लीमेंट्री फाइल यहाँ पर लिखी हुई है, देखो तो ये देखो सप्लीमेंट्री मटेरियल, सारी चीज नहीं इन्होंने ऐड की हुई। कुछ चीजें हैं डाटा जनरेट किया, जरा हर चीज तो आप मेन जो बॉडी है उसके अंदर नहीं ऐड कर सकते। लेकिन अगर आपने अब इसको देना है, जैसे ना ऑर्थोलॉग रिलेशनशिप और यूएफडी बिटवीन कुकुम्बर एंड 6 अदर स्पीशीज, ठीक है, ये सारे आपके हैं। ये इसको हमने टेबल दिया एच के साथ। जो नॉर्मल टेबल होगा उसको हम सिंपल टेबल 1 लिखेंगे, लेकिन जो सप्लीमेंट्री वाला होगा उसको टेबल S1, टेबल S2, फिगर 1S 1 2। अगर नॉर्मल फिगर होगी जो पेपर के अंदर आएगी, उसको फिगर नंबर 1 लिखेंगे। लेकिन आपने जितने भी S1 या 1 उसको अपने पेपर के अंदर जरूर मेंशन जरूर करने हैं, ठीक है ना। फर्ज किया आप यहाँ पर देखें ना, टेबल 1। अब ये देखो ना, अब टेबल 1 देखो ना, इन्होंने लाजमी दिया हुआ रिजल्ट के अंदर जाके ना, ये रिजल्ट है ना, रिजल्ट के अंदर उन्होंने टेबल 1 एंड टेबल S1, हर टेबल हर फिगर हर चीज आपने मेंशन जरूर करनी है रिजल्ट के अंदर या डिस्कशन के अंदर। आपने जो चीज ऐड की है, जनरेट की है, वो आपने उसको, वो भी आपको उसमें भी पेपर पब्लिश नहीं करवाएंगे। आप बताएंगे कि इसके थ्रू आपने जो डाटा जनरेट किया है वो कहाँ है। वो आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, जब आप पेपर को सबमिट करवाते हैं तो आपसे पूछते हैं आपने जितना डाटा इसका जनरेट किया है क्या वो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल है। अच्छा, अब ये देखो ना, हम जिन्होंने जो सीक्वेंस करके डाउनलोड करते हैं, इसमें उनका ये डाटा जनरेट किया हुआ था, लेकिन उनका पेपर उस वक्त तक पब्लिश नहीं हो सकता जब तक ये डेटा पब्लिक ना करें। जिनोम का डाटा जनरेट किया ना, ये जिस तरह ये आपको कंबर फाइटोसोम के अंदर वो पूरा जिनोम डाटाबेस है। अगर किसी ने जिनोम के कंबर के जिनोम के ऊपर पेपर पब्लिश करना है ना, ही मस्ट फर्स्ट पब्लिक द डाटा, ताकि पूरी दुनिया के लोग उस डाटे को। अच्छा, इस तरह कई ऐसे गोरे हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अपना डाटा पब्लिक करते ही नहीं, इसलिए वो पब्लिकेशन भी नहीं करते। मेरी कोलैबोरेटर है डॉक्टर जोसेफ के ब्राउन, वो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में है। अब वो क्या करती है कि उसने पूरी दुनिया का इंसेक्ट के जीनोम का डाटा कलेक्ट किया हुआ है, लेकिन पेपर नहीं पब्लिश कर रही। उनको पता है कि जब मुझे पेपर पब्लिश करना पड़ेगा तो मुझे ये डाटा पब्लिक करना पड़ेगा। लेकिन वो चाह रही है कि मैं अपना ही जीन बैंक बनाऊं। उसने पूरी दुनिया का इंसेक्ट का अपना, वो बंदरी है, पूरी फफाकुटड़ी है, तो मजाक नहीं करना, उसके पास एक महीना रह गया हूँ एरिजोना में। और इधर भी आती रहती है, इधर आके जब भी वो पाकिस्तान आती है तो उसको सारी ब्रीफिंग मैन करनी होती है। मेरा मुझे वो खुद ही लेके गई थी, मुझे कहती शफीक, इधर आके जब वो आती थी ना अक्सर पाकिस्तान, तो मैं उनको बड़ा अच्छे तरीके से गाइड करता था वायरसेस के बारे में, ये सारी, क्योंकि मेरी पीएचडी प्लांट वायरसेस पे है। तो वो जाते ही मेरे सुपरवाइजर, मेरे जो डीन है ना, उनको कह के गई कि आई नीड दिस गाय, ही कैन टीच वेल टू माई स्टूडेंट एज वेल, ठीक है। फिर मैं 3 महीने के लिए यूएसए गया था और मुझे पूरी फंडिंग मिली थी, हर बड़ा बड़ा ना वो प्यारा फॉलोशिप था। उस फैलोशिप में मुझे मुझे पता क्या मिलता था? आने जाना, टिकट, रहाइश, भी 4 5 स्टार होटल के अंदर रहाइश मिलती थी। मुझे ईमेल आ जाती थी कि ये आपका आईडी है, ये आपका, मैंने फिर मुझे कहता उधर ही नहीं ठहराते थे, तो मुझे ना पूरे अमेरिका का उन्होंने विजिट करवाया। मुझे कहते थे कि सुबह 5:30 बजे ये गाड़ी होगी, उसका ये नंबर होगा, आपके घर के, आपके होटल जहां पे ठहरा था तो बाहर आ जाएगी। फिर वहां से वो आपको एयरपोर्ट ले जाएगी। एयरपोर्ट से आपने, मैंने उधर जाना था, आयोवा स्टेट, डिमोइन जिसका शहर का नाम था, वो मुझे वहां ले गई। वहां पर ऑलरेडी एयरपोर्ट पे एक लेमोजीन गाड़ी हमें आई होती थी पिक करने। फिर वो हमें एम्बेसी इन होटल लेके जाती थी। वहां पर एक वर्ल्ड फूड प्राइज कॉन्फ्रेंस थी, 7 8 दिन हम वहां रहे। तो इतना वो ना, ठीक है, लेकिन वो क्यों बता रहा हूँ कि ये चीजें,
अच्छा, हम तो ये चीजें सीखी हुई है ना, ये चीजें सीख के वहां पर मैं मोर देन 25 कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ। मैं 4 बार अमेरिका गया हूँ, एक बार कनाडा गया हूँ, एक बार जापान गया हूँ, कई बार यूरोप गया हूँ, मैं न्यूजीलैंड गया हूँ, जापान गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, तुर्की गया हूँ, इजिप्ट गया हूँ। है, क्या कह रहे हैं? फैमिली के साथ भी थे। फैमिली का नहीं, नहीं है ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो लेकिन ये है कि मैं ओमान 2 बार जा रहा हूँ। ओमान में तो उन्होंने मुझे बताते हैं, बस ये गलती हो गई, जब मैं 3 महीने के लिए गया था ना, मैं 3 महीने रह रह के बोर हो गया, अकेला गया था ना। वो उन्होंने मुझे 4 साल की पोस्ट डॉक ऑफर की थी, एक मैडम ने मुझे 4 साल की जॉब ऑफर की थी। उस टाइम मेरे दिल में था कि नहीं, पाकिस्तान की मोहब्बत में मेरी जॉब थी इधर परमानेंट जा रहा, तो मैं क्या यार। तो लेकिन वो अ, आ, लेकिन वो गलती हुई मुझसे, तो मुझे जाना चाहिए था ना, समथिंग लाइक दैट ना। तो मुझे मस्ट भी सेटल होना चाहिए था उधर ना। अभी मैंने पिछले साल मेरी ना एक पोस्ट डॉक हुई थी, 1 साल की। तो अब मेरा था कि चलो मैं ना फैमिली के साथ जाऊं। हालांकि मेरी कनाडा का 10 साल का वीजा लगा हुआ है। अभी मैं यहाँ से आपसे कहूँ ना, मैंने कनाडा जाना है, जैसे उठूंगा मैं कनाडा चला जाऊंगा, मेरा 10 साल का वीजा लगा हुआ है कनाडा का। ठीक। तो कनाडा में ये मैंने वो जो कंट्री है ना इधर, क्यूबिक प्रोविंस, फिर न्यू न्यू ब्रंसविक, मॉन्ट्रियल बड़ा मशहूर शहर है, शायद आप लोगों को पता हो, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर है। तो वहां गया हूँ मैं। वहाँ एक कई कई रातें मैं रहा हूँ, तो बड़ा मजा आता था मॉन्ट्रियल। मेरा बड़े पंजाबी रहते होते मॉन्ट्रियल ना। ते मैं पहले बंद कर दूँ